लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथियों के सपनों पर पानी फेर दिया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये इलेक्शन पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक अनएक्सपेक्टेड चोट देके चला गया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तब से उत्तर प्रदेश वालों को और खासकर अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पे काफी टॉन्ट मारे जा रहे हैं। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। कोई कमेंट कर रहा है कि हमने मोदी जी की पीठ में छुरा भोंक दिया, तो कोई यहाँ की जनता को पलटू बता रहा है और कई लोग तो हमारे हिंदुत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इसी वजह से इस नैरेटिव का जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। एक बार मोदी जी और 2 बार योगी जी, पिछले 4 बार से हम लोग भाजपा को जिताते आ रहे हैं। लेकिन इस बार सबके मन में एक ही सवाल है कि 2024 में भाजपा 33 सीटों पर आकर क्यों अटक गई। 500 साल की लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसके बाद भी भाजपा ना सिर्फ अयोध्या में आ रही बल्कि इसकी अगल बगल की बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी ऐसी सीटों पर भी हार गई। अगर आप भी इस नैरेटिव का हिस्सा बनकर यूपी वालों को और अयोध्या वासियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। भारत की लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी फैमिली की पर्सनल प्रॉपर्टी है। उन पार्टीज की पहचान उनके परिवार के मुखिया से होती है। एक भाजपा ही कैडर बेस्ड पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चलती है। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है कि बूथ लेवल पर सर्वे करवाकर बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण किए जाते हैं। और ये भाजपा ही है जिसमें गली गली घूमकर पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, वैसे वैसे इनके संगठन के कुछ नेताओं को दरबारी कल्चर भाने लगा है, जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और सेम ऐसा ही कल्चर देखा गया है भाजपा के कुछ सांसदों में, जिन्होंने मोदी के नाम पर फ्री में वोट पाने के बाद अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाना भी जरूरी नहीं समझा। एक वो भी टाइम था जब मोदी जी एक साधारण कार्यकर्ता थे और अटल जी ने उनको सामने देखते ही गले लगा लिया था। पार्टी वर्कर्स और बड़े नेताओं की ऐसी केमिस्ट्री के कारण ही भाजपा ने इतना मजबूत संगठन खड़ा किया। लेकिन 2014 और 2019 की मोदी लहर में बिना कुछ काम किए, बिना क्षेत्र में उतरे, जब आपको वोट मिलने लगेंगे तो कोई सांसद भला क्यों ही काम करेगा। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह के टाइम पे उनके क्षेत्र का एक आम कार्यकर्ता पूरी अथॉरिटी के साथ इन लोगों को सीधा फोन कर देता था और उधर से उनको जवाब भी मिलता था। उनका कार्यकाल जैसा भी रहा हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता चालान छुड़वाने जैसे मामूली काम के लिए अपने सांसदों को फोन मिलाने से डरते नहीं थे। अब आप गलत काम में सपोर्ट ना करो, लेकिन अपने क्षेत्र के वोटरों में और अपने कार्यकर्ताओं में इतना विश्वास तो पैदा करो कि छोटे मोटे कामों के लिए वे आपको फोन करने में ना डरें। ऐसे बिहेवियर के साथ में 1-2 बार वोट तो मिल ही सकते हैं, लेकिन हर बार ये संभव नहीं है। एरोगेंस के साथ साथ इस बार एक और चीज देखने को मिली और वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। 2 बार मोदी लहर के चलते सांसद ये भूल गए थे कि इलेक्शन जीतने के लिए उनको अपने क्षेत्र में वोटर्स के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के वोट मांगने पड़ेंगे। इन सांसदों ने रिपोर्ट कार्ड तो दिखाया, लेकिन अपना नहीं, मोदी जी और योगी जी का। और 2 बार से आंखें बंद करके वोट देती आ रही जनता ने इस बार बटन दबाकर यह बता दिया कि आगे से अगर वोट चाहिए तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आना। यह शायद पहला इलेक्शन होगा जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ मोहल्लों में घरों की घंटियां बजाकर वोट मांगने नहीं आई। पहले जहां 2-2, 3-3 बार एक घर में पर्चियां पहुंच जाती थी, वहां इस बार घर वालों की सारी पर्चियां आना भी भारी हो गया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो था जिसके कारण इस बार मोदी की गारंटी और ऑपोजिशन के नैरेटिव्स को काउंटर करने से ज्यादा आईटी सेल वाले राहुल गांधी के मीम शेयर करने में बिजी थे। जहां इंडिया अलायंस एक मौका नहीं छोड़ रहा था मोदी को डिक्टेटर प्रूफ करने में, आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसे मुद्दों को फिजूल में हवा दी जा रही थी। वहीं आईटी सेल ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इस मुद्दों को काउंटर करना भी जरूरी नहीं समझा। भाजपा का पूरा संगठन ये मान के बैठा था कि जनता इंडिया अलायंस की नहीं सुन रही है और जो आईटी सेल वाले ट्विटर पे ट्रेंड करवा देंगे उसके बेसिस पे जनता भाजपा को वोट देगी। इंडिया अलायंस के नैरेटिव्स को काउंटर करने का काम कर रहे थे दूसरे राइट विंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। वैसे तो कई राइट विंग वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हिंदुत्व की कोर आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता से जुड़े हुए जरूरी मुद्दों को उठाते रहते हैं। और जैसा सपोर्ट ध्रुव राठी, अभिषार, अजीत अंजुम और वो रविश कुमार जैसे लोगों को ऑपोजिशन वाले पॉलिटिशियंस देते हैं, वैसा सपोर्ट कभी भी भाजपा ने राइट विंग या नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी वालों को नहीं दिया। परेशानी तब और भी विकट हो जाती है जब थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करके ग्राउंड रियलिटी वाली बात करते हुए ये इन्फ्लुएंसर्स भाजपा को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देते हैं, तब खुद आईटी सेल इनकी ट्रोलिंग शुरू कर देता है। छोटे छोटे पोस्ट हों या फिर दूसरे राज्यों के अपोजिशन की पार्टीज की सरकारों को क्रिटिसाइज करने पर इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और भाजपा के नेता इनको पूछते तक नहीं है। इन्हीं सब कारणों से यह हाल हो गया है कि पूरा आईटी सेल सोशल मीडिया के एक इको चैम्बर में बैठकर मोदी मोदी सुनकर खुश होता रहता है और यहाँ ग्राउंड पर मोदी जी का मार्जिन 4.5 लाख से घटकर 1.5 लाख रह जाता है।
पिछले 10 सालों में सेंटर में मोदी जी ने और इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से योगी जी ने विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। अपने परिवार को छोड़कर और अपना सर्वस्व देश के लिए त्याग कर इन दोनों नेताओं ने बिना भेदभाव के देश के हर तबके, हर कम्युनिटी तक सरकारी स्कीम्स का लाभ पहुंचाया है। लेकिन कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोध करते करते बीजेपी खुद मुस्लिमों के वोट पाने के चक्कर में खुद को सेक्युलर दिखाने लग गई। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना मोदी जी का है और उसके लिए वो प्रधानमंत्री के तौर पर बखूबी काम कर भी रहे हैं। लेकिन भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, और जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर ऑन कैमरा विश्व गुरु बनने के चक्कर में बोलता है कि भगवा एंड बीजेपी आर नॉट सिनोनिमस, तो नए वोटर्स का तो पता नहीं, लेकिन इनके कोर वोटर्स जरूर खिसक जाते हैं। अब आते हैं अयोध्या पर। भाजपा के पिछले सांसद को ही इस बार भी टिकट दिया गया। लोकल लोगों की और कार्यकर्ताओं की माने तो सांसद जी ना तो क्षेत्र में निकलते थे, ना ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे। कहा जाता है कि उनके खिलाफ लोगों में काफी रोष था, और टिकट वितरण में इस बार ना तो ग्राउंड लेवल वर्कर्स का फीडबैक को सीरियसली लिया गया, ना ही क्षेत्रीय संगठन की सुनी गई। न्यूज में तो ये तक चर्चा रही कि योगी जी द्वारा भेजी गई 35 कैंडिडेट्स की लिस्ट की जगह दिल्ली के एसी वाले कमरों में बैठ के अपनी हवाई लिस्ट तैयार की गई और उसी के अकॉर्डिंग टिकट वितरण किए गए। जिन कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में रह करके पार्टी को मजबूत किया है, अगर आप इलेक्शन के समय उन्हीं की नहीं सुनोगे तो हाल तो बुरे होने ही है। इसके बाद अयोध्या वाले सांसद ने सोनी पर सुहागा कर दिया जब उनका ये वीडियो वायरल हो गया। इसमें ये बोल रहे हैं कि 400 सीटें संविधान को बदलने के लिए चाहिए और जरूरत पड़ी तो नया संविधान भी लिख दिया जाएगा। लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना, तो इसलिए और उनके इसी बयान को विरोधी दल ने खूब सर्कुलेट किया। जो लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद कहते थे थोड़े दिन पहले तक कि संविधान बदला जाना है, उसको अपने बगल में खड़ा करके मोदी जी कल प्रचार कर रहे थे। दलितों में भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। सांसद जी ने सोचा कि राम मंदिर तो बन ही गया है, अब कुछ करो या ना करो वोट तो मिलना ही है, और इस गलत फहमी में ये भाई साहब अपनी सीट तो हारे ही, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी अपनी छाप छोड़ गए। और आखिरी कारण है घमंड। चाहे सांसद हो या संगठन के पदाधिकारी, मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता को ये अपनी लोकप्रियता समझने लगे थे। सांसद और मंत्री अपने को मोदी समझने लगे थे, क्षेत्रों में उन्हें मिलना जरूरी नहीं लगता था। घमंड इतना था कि भाजपा अध्यक्ष ने यह स्टेटमेंट तक दे दिया कि जब हम छोटी पार्टी थे तब हमें आरएसएस की जरूरत थी। इसके मतलब यह निकाले गए कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और जब एक आरएसएस का स्वयं सेवक दिन रात एक करके 2024 के इलेक्शन में लगा हुआ है और उसको ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिले, तो उसका कॉन्फिडेंस की क्या ही हाल होंगे। और रिजल्ट क्या हुआ वो तो आपके सामने ही है। भाजपा के वोटर्स के लिए यह काफी समय से कहा जाता रहा है कि वो वोट डालने नहीं जाता, और इस बात की सत्यता को जानते हुए भी संगठन ने अपने वोटर्स को वोट डलवाने के लिए और उसके एक एक वोट का महत्व को समझाने के लिए कोई भी खास कैंपेन चलाना जरूरी नहीं समझा। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स धूप में लाइन लगाकर वोटिंग कर रहे थे, तब भाजपा वाले कमरों में बैठकर बातें कर रहे थे कि कैसे मोदी जी 100 दिन के अंदर पीओके को भारत में मिला देंगे। लेकिन इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें होने के बाद में भी उत्तर प्रदेश वालों ने मोदी और योगी को भरपूर वोट दिए, और वोट शेयर भी 5-6% के अराउंड ही खिसका। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटर्स पूरी तरह यूनाइट हो गए। भाजपा के नेताओं को यह समझना होगा कि ऑपोजिशन के झूठे नैरेटिव्स को काउंटर किए बिना आप अपना मैसेज जनता के बीच नहीं पहुंचा पाओगे। उनका काम ही है कीचड़ फैलाना, और यह संभव नहीं है कि कीचड़ में उतरे बिना कमल खिल जाए। इस इलेक्शन ने यह सिखा दिया कि मोदी और योगी के नाम पर जितने वोट मिलने थे मिल गए। अब समय है एसी कमरों से निकल के वापस जनता के बीच जाकर काम करने का, अपने कार्यकर्ताओं की सुनने का, राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स की ट्रोलिंग बंद करके उनको सपोर्ट करने का, अपने इकोसिस्टम को बनाने का। और जो लोग ये कहते हैं कि सीटें ही तो कम हुई है, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए, तो उनको बता दूं कि आप ही लोगों के अति आत्मविश्वास के कारण अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन, डीलिमिटेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे गंभीर कानूनों को पास कराने में समस्याएं आएंगी। राहुल गांधी अब हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के हर एक स्टेप में स्कैम ढूंढेगा और पूरे सेशंस वॉश आउट किए जाएंगे। और इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमारी जैसी देश की जनता।